ये बात बहुत हो गई आज, ठीक है। और पहला सवाल है, वाइब्रेंट विलेज योजना कब आई थी? मेरा पहला सवाल यह है कि वाइब्रेंट विलेज योजना को हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने कहाँ से शुरू करा था? जम्मू कश्मीर से, लद्दाख से, अरुणाचल प्रदेश से या सिक्किम से? 4 विकल्प हैं, कहीं तो नाम सुना होगा। वाइब्रेंट विलेज योजना कहाँ से शुरू हुई थी? तो वाइब्रेंट विलेज मतलब गांव योजना, इस योजना की शुरुआत कब हुई है, कहाँ से हुई है और किसने करी है? ये 3 सवाल बनना है यहाँ से। और फिर मौखिक ये समझेंगे कि ये माजरा क्या है वाइब्रेंट का माजरा क्या है, इसको भी देखेंगे। तो इस योजना की शुरुआत हुई थी पिछले साल 7 अप्रैल 2023 को। किस स्थान से इसको शुरू किया गया था? तो एक स्थान आप जानते होंगे, किबीथू जो है वो भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है और कहाँ पड़ता है? अरुणाचल प्रदेश में। तो अरुणाचल प्रदेश से इसकी शुरुआत हुई थी। अरुणाचल प्रदेश से इस योजना की शुरुआत की गई थी। और ये योजना किसने शुरू करी थी? तो इस योजना को किबीथू से शुरू करा था अमित शाह द्वारा। अमित शाह जो है इस समय भी केंद्रीय गृह मंत्री हैं, होम मिनिस्टर हैं और सहकारिता मंत्री हैं। वो ये भी याद रखना, जो पिछली बार उनके पास डिपार्टमेंट थे वो इस बार भी हैं। वो सहकारिता मिनिस्टर भी हैं, मतलब सहकारिता मंत्रालय भी उनके पास है और गृह मंत्रालय भी उनके पास है। तो 2 डिपार्टमेंट है उनके पास में। कौन कौन से? हाँ, इनके पास में 2 मंत्रालय है, ये भी मैं बता दूं क्योंकि पिछली बार सहकारिता मंत्रालय पर सवाल आया था, ठीक है। तो इनके पास कौन कौन से मंत्रालय हैं? तो इनके पास जो मंत्रालय हैं वो 2 हैं। एक तो गृह मंत्रालय इन्हीं के पास है, होम मिनिस्टर हैं ये। और एक इनके पास में है सहकारिता मंत्रालय। तो 2 मिनिस्ट्री इनके पास हैं। पिछले बार भी 2 मिनिस्ट्री थी, 2024 के इलेक्शन के बाद भी इनके पास 2 ही विभाग हैं, ठीक है। तो वाइब्रेंट विलेज योजना जो है वो 2023 की है। योजनाएं आती हैं सरकार की। कहाँ से शुरू हुई थी? किबीथू गांव से। एक गांव है किबीथू अरुणाचल प्रदेश में, जो कि भारत का सबसे पूर्वी गांव है। सबसे पहले भारत में सूरज की किरणें इसी गांव पर पड़ती हैं। सबसे पहले भारत में सूर्य उदय कहाँ होता है? किबीथू में होता है। तो सबसे पहले कहाँ छिपता है भाई? जहाँ सबसे पहला सूरज निकलेगा वहाँ सबसे पहले छिपेगा भी तो है। या ठेका लेकर तुम्हारे यहाँ बैठ जाएगा सूरज? ऐसा थोड़ी ना है। तो किबीथू अमित शाह के द्वारा शुरू की गई थी। अभी इस योजना का मतलब क्या है मैं आपको बताऊं। जो सीमा है ना, हमारी बाउंड्री है ख़ास तरीके से चाइना के साथ में, तो वहाँ पर ना कुछ गांव हैं। क्या है कुछ? तो सरकार ये चाहती है, देखिए युद्ध के समय गांव के लोगों की भूमिका बहुत बड़ी होती है। युद्ध के समय पहाड़ी इलाकों में गांव के लोगों की भूमिका बहुत बड़ी होती है। सेना के लिए गांव के लोगों का बहुत बड़ा योगदान होता है उसमें। और बड़ा दिलेरी का काम है बॉर्डर पर रहना, सीमाओं पर रहना, युद्ध के समय भी डटे रहना। तो सरकार ये चाहती है कि इन गाँवों का वो डेवलपमेंट करे, रोजगार की दृष्टि से भी, टूरिज्म की दृष्टि से भी। और ये जब गांव डेवलप हो जाएंगे, क्योंकि पहाड़ों से कुछ लोग पलायन कर जाते हैं ना,
तो गांव खाली हो जाते हैं, ठीक है। और युद्ध के समय पहाड़ी गांव जो बॉर्डर के नज़दीक होते हैं उनका बहुत बड़ा रोल भी होता है उस लड़ाई में, ठीक है। तो वाइब्रेंट योजना जो है वो उन्हीं गांवों के डेवलपमेंट से है। तो अगर देखें तिब्बत की सीमा तकरीबन कितने राज्यों से लगती है हमारी, लद्दाख एक, लद्दाख एक, हिमाचल 2, उत्तराखंड 3, सिक्किम 4, अरुणाचल प्रदेश 5। तो यहाँ पर वाइब्रेंट क्या जो गांव है उनका डेवलपमेंट किया जाएगा, ठीक है, उनका विकास किया जाएगा। चलिए एक वन लाइनर सवाल है और ऐसे सवाल एसएससी जो हम मालूम कर लेती है। भारत का पहला 3D मुद्रित डाकघर कहाँ बनाया गया है? भारत का पहला 3D तो जानते हैं ना, 3 डायमेंशन, 3D में बनने वाला। तो भारत का पहला 3D मुद्रित डाकघर, पोस्ट ऑफिस, 3D में बनने वाला भारत का पहला डाकघर कहाँ बना है? ऑप्शन आपके सामने है, मुंबई, बंगलोर, तिरुचिरापल्ली और भुवनेश्वर। कहाँ पर इसको डेवलप करा गया है, कहाँ पर बनाया गया है? तो बस शहर का नाम याद रखना है, बंगलुरु। एक लाइन तो याद रखनी है बस। तो भारत का पहला 3D प्रिंटेड, मुद्रित किसे कहते हैं? मुद्रित को कहते हैं प्रिंटेड। तो भारत का 3D प्रिंटेड कह दो या भारत का 3D मुद्रित डाकघर कहाँ बनाया गया है? तो कहाँ बनाया गया भैया वो? तो वो बनाया गया है बंगलुरु में। और बंगलुरु जो है वो कहाँ का एक शहर है? कहाँ का है? कर्नाटक का। कर्नाटक की राजधानी बंगलुरु। चलिए एक सवाल और है, पूछा जाता है ऐसा सवाल। देखिए सर्वाधिक AI निवेश वाला देश, सर्वाधिक AI निवेश वाला देश, चलिए तो मतलब जो AI का मतलब समझ रहे हैं ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर सबसे ज़्यादा खर्चा किसने करा है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इन्वेस्ट दुनिया में सबसे ज़्यादा किसने करा है? और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर निवेश के मामले में हमारा देश जो भारत है वो कौन से स्थान पर रहा है? ये भी पूछ सकते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन्वेस्टमेंट के आधार पर भारत दुनिया का कौन सा देश है, ठीक है। तो भारत दुनिया का कौन सा देश है ये आपको बताना है। तो भैया सबसे बड़ा देश है USA, जिसने सबसे ज़्यादा खर्च करा है। दूसरा देश है दुनिया का चीन। तीसरे नंबर पर आता है इंग्लैंड या ब्रिटेन। चौथा नंबर है इजराइल। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर खर्च करने वाला। और पांचवा देश आता है भारत। तो भारत का स्थान याद रखिए और रसिया का स्थान, USA का स्थान याद रखिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर सबसे ज़्यादा है जो इन्वेस्ट करने वाला देश है वो USA है, उसके बाद में चाइना है, उसके बाद में ब्रिटेन है, उसके बाद में इजराइल है और भारत का नंबर
5वां था। तो भारत दुनिया का 5वां देश है। पिछले साल देखिए कुछ एक योजना आई थी टाइगर प्रोजेक्ट। तो ये सवाल ना कई मर्तबा जो है एग्जाम में पूछा गया है टाइगर प्रोजेक्ट के मामले में कि भारत में इस समय वर्तमान में टाइगरों की संख्या कितनी है। भारत में टोटल टाइगर कितने हैं। देखिए भारत में बाघों की संख्या भारत में बाघों की संख्या मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि पिछली बार 2023 में भारत में कितने बाघ देखे गए, तो उनकी संख्या याद रखें 3167। 3167, ठीक है। बाघों की संख्या 3167 पिछली बार के मुकाबले 200 बढ़ी हुई है। तो 2967 जो है वो इससे पिछला वाला आंकड़ा है। अच्छा, अगर हम बात करें कि भारत में सर्वाधिक बाघ कहाँ है, सर्वाधिक बाघ वाला राज्य है, तो सबसे ज़्यादा बाघ जो आते हैं वो मध्य प्रदेश में है। बस राज्य याद रखो, मैं संख्या बताता हूँ, लेकिन संख्या आप याद ना रखें तो भी काम चल जाएगा। 526। दूसरे नंबर पर कर्नाटक है। कर्नाटक में 2 बाघ कम है वहाँ से 500। और तीसरे नंबर पर उत्तराखंड आता है। उत्तराखंड में बाघों की संख्या 442 है। टोटल टाइगर 442 हैं। और इसी क्रम को थोड़ा सा और आगे बढ़ा दें तो 8वां स्टेट है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में 173 173 बाघ देखे गए हैं। तो अगर कोई यूपी का एग्ज़ाम है तो यूपी का आंकड़ा याद रख लो, उत्तराखंड का एग्ज़ाम देगा तो वही उत्तराखंड का आंकड़ा याद रख लो, और एसएससी के लिए तो पहला स्थान कंपलसरी है। तो इसी से संबंधित जो है वो बाघ परियोजना है। बाघ परियोजना कब की है, तो 1973। उसको कहते हैं हाँ टाइगर प्रोजेक्ट या प्रोजेक्ट टाइगर। तो टाइगर प्रोजेक्ट जो है वो 1973 का है। अच्छा, हाथी परियोजना 1992 में। हाथी परियोजना जो है वो 1992 की है, ठीक है। तो ये भी याद रखें कि 2023 के आंकड़ों के अनुसार भारत में टोटल टाइगर जो है वो 3167 हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा एमपी में है, दूसरे नंबर पर कर्नाटक है, तीसरे नंबर पर उत्तराखंड है और 8वें नंबर पर यूपी है। एसएससी 8वां नंबर तो नहीं पूछेगी, खैर पहला पूछेगी, ठीक है। तो कर्नाटक और मध्य प्रदेश में टाइगर की संख्या में ज़्यादा बड़ा अंतर नहीं है, 2 टाइगर का फर्क है। यहाँ 26 और यहाँ पर 24 है। जी, मध्य प्रदेश को इसी मामले में टाइगर स्टेट भी कहते हैं, ठीक है। चलिए, एक सवाल है, और सवाल ये है कि विश्व का पहला एशियाई किंग जटायु, और जटायु को मतलब गिद्ध भी कहते हैं। तो विश्व का पहला एशियाई किंग जटायु
प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र, प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र। अब देखो ये क्या है, मैं आपको बता दूं। वो पूछेंगे कि गिद्ध प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र ये कहाँ बनाया गया है। अच्छा, दुनिया का पहला है। जो कौन से गिद्ध की प्रजातियां होती हैं ना अलग अलग, तो ये एशियाई किंग मतलब जटायु के लिए है। गिद्ध की प्रजातियां अलग अलग होती हैं, है ना। आपने सुना होगा कि दुनिया से गिद्ध गायब हो गए। अब क्यों गायब हो गए? क्योंकि इंसान गिद्ध बन गया। गिद्ध का काम होता है मरी हुई चीज़ों को नोच नोच के खाना। अब इंसान तो कुछ ऐसे भी है, सब तो नहीं है, पूरी दुनिया ऐसी नहीं होती, लेकिन बहुत लोग ऐसे हैं कि दूसरे का खून चूसने का काम कर रहे हैं। नहीं कर रहे तो गिद्ध ने सोचा कि यार हमारा स्थान जब इसने ले लिया तो चलो फिर ठीक है, चलिए, ये तो मजाक की बात थी। तो गिद्ध जो है वो दुनिया से धीरे 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 क्या हो गए, गायब से होने लगे। और जो रेड लिस्ट है उसमें वो शामिल हो गए। उसके पीछे कई सारी वजह निकल कर आई और उससे बहुत बड़ा नुकसान देखा गया। जैसा आपने देखा होगा, कोई जानवर मर जाता है तो मरे हुए जानवर को कहीं फेंके आते हैं मान लो लोग, तो गिद्ध, चील, कौवे, कुत्ते वगैरह ये सब लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट करते हैं। और इनके लिए आपको लगता है कि चलो इनका तो इस तरीके से फ़ायदा है। हमारा फ़ायदा क्या है? जब चीज़ें सड़ती हैं और गलती हैं तो उसकी स्मेल से नए नए जीवाणु पैदा होते हैं, और वो जीवाणु सूक्ष्म होते हैं, वो हवा में चले जाते हैं, और हवा से वो जीवाणु सांस के रास्ते या भोजन के रास्ते या पानी के रास्ते वो हमारे शरीर में एंटर कर जाते हैं और तमाम बीमारियों का कारण भी बनते हैं। इसका मतलब गिद्ध के होने से क्या था, बीमारियां नहीं थी, मतलब वो सफाई हो रही थी। अब वो सफाई कम हो गई, ठीक है। तो इसी वजह से कि गिद्ध को जगह मिलनी चाहिए, उसकी संख्या को बढ़ाया जाए किसी भी तरीके से, तो जो बचे हुए गिद्ध हैं उनके संरक्षण का काम हुआ है। और उनके संरक्षण के लिए सरकार के द्वारा क्या करा गया, केंद्र बनाया गया। किस राज्य में बनाया गया है? तो उत्तर प्रदेश, हमारे यूपी में बना है। और यूपी में किस स्थान पर बनाया गया है? तो महाराजगंज। कहाँ बनाया गया है? महाराजगंज। यूपी का एक ज़िला है महाराजगंज, और उसी ज़िले में जो है दुनिया का पहला एशियाई किंग गिद्ध प्रजनन और संरक्षण केंद्र बनाया गया है। एक सवाल और देखेंगे, ये कह रहे हैं कि गिद्धों की मृत्यु का कारण क्या था। ये भी सवाल आ जाता है, गिद्धों की मृत्यु का कारण। वैसा आपने आध्यात्मिक क्षेत्र में सुना होगा कि गिद्ध जो होता वो अमर होता, गिद्ध नहीं मरता। ये आध्यात्मिक क्षेत्र में कहा गया। जैसे मैंने एक दिन हाइड्रा बताया था कि हाइड्रा जो है कभी नहीं मरता। अब ऐसा नहीं है तुम हाइड्रा को भून लोगे तो मरेगा ना वो। एक होती है प्राकृतिक मौत और एक होती है कृत्रिम मौत। प्राकृतिक मौत का एक समय है, हर चीज़ का एक अपना समय है। जैसे इमारत जो खड़ी है ना, ये इमारत धीरे 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 समय के साथ साथ जर्जर होनी शुरू हो जाएगी। आप इसमें कुछ मत करो, धीरे धीरे क्या होगी, ये जर्जर होनी शुरू हो जाएगी। इसमें लगी हुई ईंटें जो हैं वो लाल कलर छोड़ना शुरू कर देंगी। ये मसाला जो लगा हुआ धीरे धीरे समय के साथ छूट जाएगा और ये इमारत ऑटोमेटिक एक दिन भड़बड़ा कर गिर जाएगी। अब नहीं गिरेगी, 20 साल बाद गिरेगी, 50 साल बाद गिरेगी। तो एक एज है नहीं है। इंसान के साथ भी ऐसी होता है। इंसान के साथ भी क्या होता है, उम्र जो है धीरे धीरे क्या होती है, बढ़ती है। और एक समय आ जाता है कि हम जो है उम्र के पड़ाव पर ढलान की तरफ चलना शुरू कर देते हैं। तो जैसा हम बड़े हो रहे होते हैं, युवा हो रहे होते हैं, तो उसका एक दौर ये भी है
उतार भी होता है और हम बुढ़ापे की तरफ चल रहे होते हैं, और समय के साथ साथ एक समय आता कि फिर ये दुनिया छोड़नी पड़ती है। इसका मतलब ये तो हो गई नेचुरल मौत। एक होती है आर्टिफिशियल, कृत्रिम तरीके से, अभी एक्सीडेंट हो रहे हैं, ये नेचुरल नहीं है। हालांकि लोग कह देते हैं भगवान को ये मंजूर था, है ना। तो अब क्या होता है कि भगवान को ये तो मंजूर नहीं था, खैर अपने दिलों को तसल्ली दे लो, ठीक है। भगवान को ये मंजूर नहीं था, भगवान को तो कुछ और मंजूर था, लेकिन तुमने कुछ और मंजूर करा दिया अपनी कारस्तानी करके। अब आत्मसंतुष्टि के लिए और क्या करेंगे, यही कहना पड़ेगा ना। ये बीमारियां जो आ रही हैं, तमाम बीमारियां, ये बीमारी की वजह से अगर कोई इंसान मरता है तो ये रियल मौत नहीं है, ये आर्टिफिशियल है। मतलब ये बीमारी की वजह से हुआ। और एक उम्र के पकने के बाद, तुम गेहूं की फसल को आप देख लो, जब वो गेहूं की फसल पूरी तरीके से पक जाएगी तो उसकी बालियां खुल जाएंगी। मत काटो, मत काटो, वो जो पेड़ के ऊपर, पौधे के ऊपर जो बाली है ना गेहूं की, वो बाली एक समय तक तो बंद रहेगी, और जब पूरी तरीके से पक जाएगी तो वो पेड़ पे अगर कोई फल पक गया है और आपने नहीं तोड़ा है तो गिर जाएगा, वो अपने आप गिर जाएगा, क्योंकि उसका एक एज लिमिट है। तो ऐसे ही क्या हुआ, गिद्धों की एक प्राकृतिक मौत थी, और वो गिद्ध प्राकृतिक मौत का मतलब लंबे समय के बाद मरते थे। लेकिन हमने क्या करा, गिद्धों की मौत का कारण बना एक दवा, और उसका नाम है डिक्लोफेनेक। क्या नाम है? डिक्लोफेनेक। डिक्लोफेनेक दवा। और ये डिक्लोफेनेक दवा जो है वो पशु दर्द निवारक है। क्या है? पशु दर्द निवारक। पशु दर्द निवारक दवा का मतलब हो गया क्या, देखिए कि जो पशु होते हैं ना, जिन्हें हम पालते हैं, जब वो बीमार पड़ते हैं तो उन्हें दर्द निवारक दवाई दी जाती है। पशु को वो दवाई दे दी, पशु ठीक हो गया, 4 साल 5 साल 10 साल तक वो जिंदा रहा, उसके बाद मान लो उसकी डेथ हो गई। अब भी उस दवाई का अंश जो है उसकी बॉडी में है। आप एलोपैथिक का साइड इफेक्ट देखिए, उसके अंदर है, जब मर जाएगा तो आप फेंक ही आएंगे। फेंक ही आए तो उस मरे हुए पशु को किसने खाया? गिद्धों ने खाया। और कहा गया कि उस डिक्लोफेनेक दवा की वजह से गिद्धों की जो किडनियाँ थीं वो ख़राब हो गई। गिद्धों की किडनियाँ क्या हो गई? ख़राब हो गई, और वो मरने शुरू हो गए। पहले 1 मरा, 2 मरे, 10 मरे, धीरे धीरे क्या हो गए, वो बहुत सारे क्या हो गए, वो मारे गए। इससे गिद्धों की संख्या में क्या आ गई? कमी आ गई। और अब ये रेड डाटा में शुमार हो गए हैं, और इनको बढ़ाने का काम अब सरकार के जुम्मे है, और उसने प्रजनन केंद्र खोला है, वहाँ पर उनकी देख रेख हो रही है, ठीक है। और ताकि उनकी संख्या को क्या करा जाए, अब नहीं 10 साल बाद 5 साल बाद इनकी संख्या को बढ़ाया जाए, ताकि ये जो प्रकृति के अंदर की गंदगी है, ठीक है, इनको वो साफ करें। चलिए एक सवाल और है। सवाल ये बनेगा, अभी पीछे क्या हुआ था पिछले साल, जो हमारी राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, उन्होंने सुखोई फाइटर विमान से उड़ान भरी थी। आपको ये बताना है कि वो उड़ान उन्होंने किस राज्य से भरी थी, किस राज्य से उन्होंने वो उड़ान भरी थी। तो देखो हेडिंग का नाम हो जाएगा लड़ाकू विमान, लड़ाकू विमान से उड़ान भरने वाले उड़ान भरने वाले भारत के राष्ट्रपति। मतलब भारत के राष्ट्रपति जिन्होंने फाइटर विमान से उड़ान भरी। ये फाइटर विमान जो होते हैं सेना के अंडर में होते हैं, खास तरीके से एयरफोर्स के अंडर में। और आपको पता है कि राष्ट्रपति जो होते हैं वो तीनों सेनाओं के सर्वोच्च सेनापति मतलब मालिक होते हैं। तो मालिक को तो हक है कि वो एक बार जो है इनका निरीक्षण और परीक्षण भी करे। बोलो, तो ऐसे पहले राष्ट्रपति हमारे कौन से थे
जिन्होंने फाइटर विमान मतलब लड़ाकू विमान से उड़ान भरी थी। देश के पहले राष्ट्रपति का नाम बताना है। तो देश के पहले राष्ट्रपति जिन्होंने फाइटर विमान से उड़ान भरी थी उनका नाम था एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम पहले राष्ट्रपति थे जिन्होंने लड़ाकू विमान से, सेना के लड़ाकू विमान से उड़ान भरी थी। ये चलाया था, उड़ान भरी थी, मतलब वो पायलट के साथ गए थे जिस जैसे कि सेना जाती है। ठीक है। दूसरे नंबर पर ये काम करा प्रतिभा पाटिल ने। तो राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल, राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल, प्रतिभा पाटिल दूसरी राष्ट्रपति बनी हमारी जिन्होंने लड़ाकू विमान से उड़ान भरी थी। तीसरे नंबर पर रामनाथ कोविंद, रामनाथ कोविंद जो कि पिछली बार राष्ट्रपति थे, उन्होंने लड़ाकू विमान से उड़ान भरी। और चौथे नंबर पर आई हैं हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। देखो लड़ाकू विमान अलग अलग तरीके के होते हैं, ठीक है, अलग अलग तरीके के होते हैं, लेकिन एक लड़ाकू विमान है उसका नाम है सुखोई। क्या नाम है? तो सुखोई MKI-30 नंबर उसका। सुखोई MKI-30 से उड़ान भरने वाली 2 राष्ट्रपति हैं। अगर सवाल ये आ जा कि भैया सुखोई से उड़ान भरने वाली पहली राष्ट्रपति कौन थी? सुखोई फाइटर जेट्स है, तो सुखोई MKI-30 से प्रतिभा पाटिल, और दूसरा नाम आता है सुखोई से उड़ान भरने वाली राष्ट्रपति में तो प्रतिभा पाटिल। इन्होंने भी MKI-30 से क्या करा है? उड़ान भरी है, फाइटर विमान है ये। और अब सवाल जो मैंने पूछा था कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य से, है ना, हाँ, सुखोई MKI-30 में उड़ान भरी थी। कहाँ से वो उड़ी थी, फिर बाद में वहीं आकर उतरी थी वो। ठीक है, तो वो राज्य तो आ जाएगा असम, राज्य का नाम हो जाएगा असम। असम में हमारा वायुसेना का एक स्टेशन है जिसका नाम है तेजपुर स्टेशन। तो असम के तेजपुर वायु स्टेशन से, असम के तेजपुर वायु स्टेशन से, असम के तेजपुर वायु स्टेशन से द्रौपदी मुर्मू ने सुखोई MKI-30 में उड़ान भरी थी। और फाइटर जेट से उड़ान भरने वाली वो देश की चौथी राष्ट्रपति बनी। ठीक है, जबकि पहले नंबर पर नाम किसका आता भैया? एपीजे अब्दुल कलाम का। चलिए, कुछ चीज़ों को GI टैग मिला। पिछली बार मिला तो बहुत सारी चीज़ों को, मैं थोड़ा थोड़ा करके बताता रहूँगा आपको। GI टैग, तो एक सवाल आता है कि देखिए पिछली बार एक GI टैग मिला था मिर्चा चावल, मिर्चा चावल को मिला। तो सवाल ये है कि मिर्चा चावल जो है वो किस राज्य का है? किस राज्य के मिर्चा चावल को GI टैग मिला था? GI टैग मिर्चा चावल को मिला, मिर्चा चावल को GI टैग मिला, और वो किस राज्य का था? और एक और चावल को मिला था जिसका नाम था नागरी दुबराज। नागरी दुबराज चावल को भी GI टैग मिला, वो किस राज्य का था? और एक 2023 में जो इम्पोर्टेंट मुझे नज़र आता है वो थी गोंड पेंटिंग, गोंड चित्रकला भी कह सकते हैं। गोंड पेंटिंग को GI टैग मिला। 3 नाम है आपके सामने, कोई नाम अगर आपको याद हो तो उसका आंसर बताना। मिर्चा चावल जिसको GI टैग मिला वो कहाँ का है?
मिर्चा चावल। तो मिर्चा चावल जो है वो बिहार का है। कहाँ का बेटा? तो बिहार का मिर्चा चावल है, उसको जीआई टैग मिला। ठीक है। नागरी दुबराज चावल जो है वो छत्तीसगढ़ का है। कहाँ का है? और आप सब जानते हैं छत्तीसगढ़ को भारत में चावल का कटोरा कहते हैं, छत्तीसगढ़ को। और जो गोंड पेंटिंग है वो मध्य प्रदेश की है। मध्य प्रदेश में गोंड चित्रकला, तो गोंड पेंटिंग या गोंड चित्रकला जिसको जीआई टैग मिला वो कहाँ की है? मध्य प्रदेश की। कहाँ की भैया? वो मध्य प्रदेश की। चलिए अगला सवाल है और देखते हैं आप जो लॉजिक लगाएंगे कहाँ तक आपका सही होगा। एक है आट्टुकल पोंगल उत्सव, कहाँ का है? आट्टुकल पोंगल महोत्सव आट्टुकल पोंगल महोत्सव। अब देखो क्या होता है, यही चीज़ें जो होती है ना, एक एक नंबर बढ़ाने का और घटाने का काम करती हैं। जैसा हमारे दिमाग में पोंगल याद आ जाता तो हमें एकदम तमिलनाडु याद आ जाता। ये आट्टुकल पोंगल है और ये तमिलनाडु का नहीं है, मुख्यतः ये केरल का है। कहाँ का है? बस यही आपको अंतर अपने दिमाग में रख कर चलना पड़ेगा। पोंगल तमिलनाडु का है और आट्टुकल पोंगल कहाँ का है? केरल का। तो जिस राज्य का ये त्यौहार है या महोत्सव है वो राज्य तो हमारा केरल। करेक्ट भैया? अच्छा, केरल में किस समय पर ये मनाया जाता तकरीबन? तो ये मार्च के महीने में मनाया जाता है और 10 डेज तक चलता है। कितने दिन तक चलता है? तकरीबन 10 दिन तक ये चलता है। देखो होता क्या है, ये मनाया किस मंदिर में जाता है? तो केरल का एक मंदिर है, उसे कहते हैं अट्टुकल भगवती मंदिर। अट्टुकल भगवती मंदिर। अट्टुकल भगवती मंदिर में मनाया जाता। अब सवाल ये आ गया कि अट्टुकल भगवती मंदिर कहाँ है? तो केरल में, तो केरल में कहाँ है? तो यह है तिरुअनंतपुरम में। तो ये है कहाँ? तिरुअनंतपुरम। तिरुअनंतपुरम में है ये। तिरुअनंतपुरम में है अट्टुकल भगवती मंदिर। और पता इसके बारे में क्वेश्चन एक बार पूछा गया था कि महिलाओं का सबरीमाला किसे कहते हैं? हालांकि सबरीमाला मंदिर कहाँ है? केरल में। और महिलाओं का सबरीमाला किसे कहते हैं? तो इसी को अट्टुकल भगवती मंदिर को क्या कहते हैं? महिलाओं का शबरीमाला। महिलाओं का सबरीमाला। पुरुष नहीं जाते इसमें। ठीक है। तो इस मंदिर का एक और उपनाम भी है। ये जो मंदिर है इसका उपनाम क्या है? क्या कहते हैं इसको? इसको कहते हैं महिलाओं का शबरीमाला। महिलाओं का सबरीमाला किसको बोला गया भैया? तो अट्टुकल भगवती मंदिर को। ये कहते हैं अट्टुकल पोंगल जो है वो महिलाओं की सबसे बड़ी सभा मानी जाती है। मतलब इसमें क्या होता है, इस त्यौहार में मनाते समय माँ भगवती के मंदिर में आती हैं महिलाएं। बहुत सारी महिलाएं होती हैं वहाँ, वो आग जलाती हैं, उससे जो है ना आग से अपने आप को रोशन करती हैं और बहुत सारी महिलाएं इकट्ठा होती हैं। इसलिए कहा जाता है कि महिलाओं का ये त्यौहार है और ये महिलाओं की सबसे बड़ी सभा मानी जाती है।
तो सबसे बड़ी सभा महिलाओं की किस त्योहार को कहा गया है? तुमसे ज़्यादा लंबी लंबी बातें नहीं पूछेगा वो, इतना पूछेगा अट्टूकल पोंगल किस राज्य का एक महोत्सव है। अधिकांश सवाल ऐसा बनेगा, ठीक है। चलिए भैया एक और सवाल है, और उसका नाम है, पिछले साल अभी एक संतोष ट्रॉफी का आयोजन हुआ था। संतोष ट्रॉफी 2023। वैसे इसका फाइनल मैच जो हुआ था वो दुबई में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो पहला सवाल ये है कि जो संतोष ट्रॉफी है एक खेल है फुटबॉल जिससे संबंधित है। तो संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है भैया? तो खेल का नाम हो जाएगा फुटबॉल। तो खेल है बेटा फुटबॉल। चलिए अच्छा, संतोष ट्रॉफी का विजेता कौन बना है? संतोष ट्रॉफी को किसने जीत लिया है? तो कर्नाटक ने जीता है। इसका मतलब किसको हराया फिर? भाई विजेता बनता है एक फाइनल में और एक को कहते हैं उपविजेता। तो संतोष ट्रॉफी का जो उपविजेता बना है वो है मेघालय। कौन सा है? बस याद रखो संतोष ट्रॉफी का संबंध फुटबॉल से है और जिस राज्य ने उसको जीत लिया है उसका नाम है कर्नाटक। ठीक है, चलिए भाई।